हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे आप लोगों की पढ़ाई चल रही है बताएँगे ज़रा? और कैसी आप लोगों को कल की हमारी वीडियो लगी, उस पे भी कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मार्च में 15 मार्च शायद स्टार्ट है यूपीएससी का एग्ज़ाम और उसी के पर्पज़ से हम लोगों ने जो आपके मिक्स अप क्वेश्चन हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, कुछ प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं और कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। ठीक है? तो बढ़ते हैं अगली सीरीज में। जैसे कि ये है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी का आधार जानने का हकदार है। तो कौन सा आर्टिकल है? अगर कोई किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है और वो कहेगा कि भाई साहब क्यों मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसका हकदार है, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 22। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों? आर्टिकल 22 के अंतर्गत उसको जानने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम डैश वर्ष में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो 1994 में। कब किया गया था दोस्तों? 1994 में स्थापित किया गया था। क्या? उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम 1994 वर्ष में स्थापित किया दोस्तों गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? देखो, एक प्रतीक, एक या दो प्रतीक आपके एग्जाम में 110% दोस्तों आते हैं और इन प्रतीकों का ठीक से ध्यान रखना है। ठीक है? जैसे ही कह रहा है कि इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है, तो ये दो सर्कल दोस्तों आपको मिलेंगे और इस तरह से कुछ त्रिभुज टाइप में बना हुआ है। ठीक है? और ये नीचे त्रिभुज टाइप बना, तो 3.5 मीटर। तो आपसे पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, कि ऊंचाई से रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है, आगे मोड़ है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी दो सर्कल इस तरह से आएंगे और ये त्रिभुज टाइप में इस टाइप से बनना होगा और बीच में कुछ लिख रहा होगा, तो ये होता है ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर। तो किसको दर्शाता है दोस्तों? ये ऊंचाई सीमा को दर्शाता है। ठीक है? जैसे कि एक और ये है सिंबल, तो ये रेड कलर में होगा दोस्तों। मैं रेड कलर कर सकता हूं वैसे इसको, ये देखिए, लो रेड कलर मैंने ही कर दिया। ठीक है? इतनी सुविधा मेरे पास है वैसे, थोड़ी छोटी छोटी। ठीक है? और ये कौन सा होगा? ये ब्लैक कलर में होगा दोस्तों। तो ये ब्लैक कलर में ये एरो इस टाइप में बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? आगे का रास्ता। क्या है दोस्तों इसका मतलब? आगे का रास्ता। और दोस्तों अगर ये त्रिभुज के आकार में है, ये भी रेड कलर में है दोस्तों। कैसे कलर में है ये? ये भी रेड कलर में है बेटा। ठीक है? और ये एक वर्कर काम करता हुआ दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या? सड़क का कार्य प्रगति पर है। जहां भी ऐसा सिंबल आपको मिलेगा तो उसका मतलब क्या है? कि सड़क का कार्य प्रगति पर है और इसका मतलब क्या है? आगे का रास्ता। ठीक है? और उसका मतलब क्या है दोस्तों? ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर, मतलब ऊंचाई सीमा निर्धारित करता है। देखो, सड़क के किनारे का स्टॉप का प्रतीक चिन्ह डैश में होगा। तो जो सड़क के किनारे आप लोगों ने देखा होगा स्टॉप लिखा हुआ रहता है, STOP। ठीक है? तो स्टॉप रहता है, तो वो किस उसमें रहता है? फॉर्मेट में। तो बताइए, तो वहां पे मिलेगा आपको वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, ठीक है, आयताकार। तो आपको मिलता है दोस्तों अष्टकोणीय आकार का। कैसा? अष्टकोणीय आकार का। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कैसा मिलेगा दोस्तों? अष्टकोणीय आकार का। ठीक है? तो स्टॉप का प्रतीक। और कैसा? लाल पृष्ठभूमि रहेगी, उसकी पृष्ठभूमि लाल रहेगी। ठीक है? और सफेद अक्षरों के साथ लिखा रहेगा स्टॉप। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कौन भारत के प्रमुख प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? ये प्रमुख शायद लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। और कब से कब तक थे? 1950 से 1958 तक दोस्तों रहे थे। और देखो दोस्तों, कुछ इसके बारे में जानकारी है। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। ध्यान रखना दोस्तों, तो जो चुनाव आयोग है दोस्तों, क्या है? वो जिम्मेदार स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है? और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है? आप लोग बताएंगे कि इसका जो अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है। आगे देखते हैं, कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो सर्च इंजन का दोस्तों कौन सा उदाहरण है? जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, आपने नाम सुना होगा, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा मिनी। ठीक है? ओपेरा मिनी, पहले वो चलाते थे ओपेरा मिनी को। तो आप बताएं सर्च इंजन कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, जो सर्च इंजन है दोस्तों वो है गूगल। क्या है बेटा? गूगल। सर्च इंजन के लोकप्रिय उदाहरण कौन कौन से? गूगल हो गया दोस्तों, याहू हो गया और MSN भी क्या है दोस्तों? एक MSN है, याहू हो गया और गूगल। ये ऐसे हैं जो लोकप्रिय हैं। सर्च इंजन तो दोस्तों और भी हैं, ठीक है, लेकिन लोकप्रिय कौन है? ये
हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सर्च इंजन है। अगर आपसे बात करते हैं, जैसे कि अभी ऊपर नाम आया था मोजिला फायरफॉक्स, या इसको बस फायरफॉक्स भी कहते हैं, और मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया एवं स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। कैसा है दोस्तों? ये वेब ब्राउजर, सर्च इंजन नहीं है, वेब ब्राउजर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसी इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित, जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित ग्राफिकल वेब ब्राउजर की एक बंद श्रृंखला है। कैसा है दोस्तों? ग्राफिकल वेब ब्राउजर की एक बंद श्रृंखला है। इसका उपयोग क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज लाइन के लिए। किसके लिए दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज लाइन के लिए, ठीक है। ओपेरा मिनी, और ओपेरा मिनी दोस्तों क्या है? मोबाइल वेब ब्राउजर है भैया, मोबाइल वेब ब्राउजर, सर्च इंजन नहीं है। तो ओपेरा मिनी क्या है दोस्तों? मोबाइल वेब ब्राउजर है। इसीलिए मैंने आपको ये तीनों चारों के बारे में भी डिटेल मैंने आपको दे दी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय हमारा मानवाधिकार आयोग होता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं बेटा? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में होते हैं। प्रधानमंत्री कौन होते हैं दोस्तों? अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, इन सब की नियुक्ति भी दोस्तों कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं भैया। ये बात ध्यान रखेंगे, इन सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष को भी, राज्यसभा के उपसभापति दोस्तों, और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री की भी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के अनुसार, अगर दोस्तों हम बात करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 नहीं 1993 के अनुसार नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्पोरेशन है नहीं का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो जो इसका अध्यक्ष दोस्तों होना चाहिए, मानव अधिकार संरक्षण का जो अध्यक्ष होना चाहिए, भारत का सेवानिवृत्त कौन होना चाहिए? सेवानिवृत्त, जो रिटायर्ड जज होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। भारत का डैश अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसे 9 सितंबर 1972 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 1972 दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो 9 सितंबर 1972 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 6 अनुसूचियां हैं। और जो अनुसूची दोस्तों फर्स्ट है, वो अनुसूची दोस्तों बताता है कि अवैध शिकार, व्यापार, हत्या आदि की सुरक्षा प्रदान करता है कि आप अवैध शिकार नहीं कर सकते। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जानवरों के अवैध शिकार, व्यापार, हत्या आदि सुरक्षा वन्य संरक्षण अधिनियम में कौन सी अनुसूची करती है? तो दोस्तों 6 अनुसूचियों में से 5वीं अनुसूची करती है। जो 6 अनुसूचियां कौन सी दोस्तों? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वो नहीं है दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली नहीं है, ठीक है। कई सोच रहे हो कि वो वाली अनुसूचियां कि वो 6 कहां से हो गई। तो देखेंगे, देखो उसमें तो कितनी है, उसमें तो आप लोगों को पता होगा 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 51A का जी, अगर दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 51A में क्या कहा गया है? आर्टिकल 51A के जी में, आर्टिकल 51A का जी में कहा गया है कि वनों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों क्या गया? वनों और वन्यजीव संरक्षण सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट देखते हैं, फंड निधियों जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? जो फंड मतलब निधियां जो होती हैं जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में, किसमें दोस्तों? सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? गिल्ट फंड कहलाते हैं दोस्तों। वो किसने कहा है? भारत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, हम साथ कार्य करते हैं और सदियों से एक साथ रहते आए हैं। तो दोस्तों ये किसका वचन था, किसका कथन था दोस्तों? कि भारत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। तो भारत जो दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, हम साथ कार्य करते हैं और सदियों से एक साथ रहते आए हैं। तो रतन टाटा जी का ये शब्द था दोस्तों, ठीक है, रतन टाटा जी का ये कथन था। भारत के विदेश संबंधों
के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो विदेश संबंधों के लिए उत्तरदायी दोस्तों विदेश मंत्रालय होगा, सीधी सी बात है। एक संयुक्त पट्टे में किसी व्यक्ति के नाम के लिए, एक संयुक्त पट्टे में, पट्टे दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो गरीब होते हैं, गरीब रेखा से नीचे होते हैं, उनको पट्टे मिलते हैं, सरकार मतलब कुछ भूमि दान देती है, ऐसा कह सकते हैं, 3 बीघे 4 बीघे 2 बीघे इस टाइप में, तो उनको कहते हैं पट्टे। अब पट्टों के बारे में, एक संयुक्त पट्टे में किसी व्यक्ति के नाम के लिए एक अलग पट्टा जारी करना डैश को छोड़कर सबके लिए संभव है। तो किसके लिए? तो अगर हम एक संयुक्त पट्टे में किसी व्यक्ति के नाम के लिए अलग से पट्टा जारी करना, मतलब किसी का संयुक्त नाम है और उसको अलग से एक पट्टा जारी करना है, तो किसको छोड़कर सबके लिए संभव है दोस्तों? तो हिंदू संयुक्त परिवार को छोड़कर सबके लिए, ठीक है, संभव है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो आपको पता होगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था दोस्तों? तो 42वां संशोधन 1976 में दोस्तों हुआ था। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था दोस्तों, और इसको मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए किसको मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जाना जाता है, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान दोस्तों ये संशोधन हुआ था। ठीक है, इस टाइम इसके आसपास ही इमरजेंसी भी लगी थी 71-72 में। ठीक है, संविधान द्वारा भारत के, कहां थे, इसके बाद यही तो है, हाँ ठीक है। संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में जाना जाता है? तो संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में माना जाता है दोस्तों? तो संघ लोक सेवा आयोग, ध्यान रखना। तो इसे दोस्तों अगर बनाया गया था तो 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग के रूप में। तो सबसे पहले थी लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, तो एक अधिनियम आया भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके द्वारा इसको क्या बनाया गया? संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में। क्या कहा गया दोस्तों? संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में। लेकिन फिर स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठित किया गया दोस्तों, आजादी के बाद इसको संघ लोक सेवा आयोग के रूप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जो कि अब है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संस्थापक कौन थे दोस्तों इसके? इसके संस्थाका लिख रखा है, तो संस्थापक है यानी संस्थापक। ठीक है दोस्तों, संस्थापक चार्टर भारत के संविधान के भाग तो 10 और 4 14, तो भाग 14 द्वारा प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएससी संघ लोक सेवा कौन से में आता है? भाग 14 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 320 के तहत देखो आयोग के कार्य, मतलब आर्टिकल 320 बताता है कि इस आयोग के कार्य क्या क्या है। संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजन कराना, जो यूपीएससी की परीक्षा होती है आप लोगों को पता होगा। साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती कराना, पदोन्नति करना, पद नियुक्ति करना, आवेदन पर अधिकारियों की नियुक्ति करना, सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियम बनाना और संशोधन करना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किसी मामले पर सरकार को सलाह देना, यह भी इसके काम है। 300 आर्टिकल 320 के तहत कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सी ऐसी परिभाषा है जो आयकर से संबंधित नहीं है? तो छूट, सरल फॉर्म, मोड वेट या निर्धारण वर्ष। तो दोस्तों मोड वेट कौन है दोस्तों? मोड वेट। तो क्या है? उत्पाद कर से संबंधित है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, 1986 में भारतीय कर प्रणाली में शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? 1986 में भारतीय कर प्रणाली शामिल किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी या गरमपंथी भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी या गरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? तो कौन से सत्र में विभाजित हुए थे दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे सूरत अधिवेशन में भैया, सूरत के सत्र में विभाजित हो गए थे गरम दल और नरम दल। ठीक है, कद दोस्तों 1907 1907 में, यानी उदारवादी नरमपंथी। जो नरमपंथी थे बेटा, उदारवादी नेता थे नरमपंथी। तो नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये थे बेटा कैसे? नरमपंथी थे। अगर मैं गरमपंथी की बात करता हूं दोस्तों, तो गरमपंथी कौन थे? स्वावलंबन, स्वदेशी और ब्रिटिश मामलों के बहिष्कार की वकालत की थी। अरे नाम नहीं है ये भी दोस्तों क्या है, मतलब कौन थे गरमपंथी वाले दल? जो गरमपंथी दल था वो कौन सा था दोस्तों? तो स्वावलंबन, स्वदेशी और ब्रिटिश मामलों के बहिष्कार की वकालत
जो उन्होंने की थी वो थे गरम दल वाले। और इनके जो नेता थे दोस्तों वो थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल, ध्यान रखेंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और क्या विपिन चंद्र पाल। तो ये ध्यान रखेंगे, लाल बाल पाल कैसे गरम दल के नेता थे। उदारवादियों ने संवैधानिक सुधारों को प्राथमिकता दी। जो उदारवादी थे क्या किसको प्राथमिकता दी दोस्तों? संवैधानिक सुधारों को प्राथमिकता दी। जबकि गरम दल ने तत्काल और क्रांतिकारी कार्यों की मांग की। सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी घोष है दोस्तों, यानी रास बिहारी घोष, तो रास बिहारी घोष को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करने से विभाजन तेज हो गया। ठीक है, थोड़ा विरोध वगैरह कर रहे थे, दोनों पक्षों में कुछ मतभेद थे, यानी, और जैसे ही रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया कांग्रेस का, और भैया तो इसमें विभाजन और तेजी से हो गया भैया, अलग अलग दो पार्टों में बढ़ गए, गरम दल और नरम दल। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन था, ठीक है, सूरत अधिवेशन में ये बटे थे। किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? तो किसके पास दोस्तों होता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके पास होता है। अगर बाय द वे भाई साहब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवादित मामला है तो कौन देखता है? तो वो देखता है दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। तो आर्टिकल 71 के तहत दोस्तों ये देखता है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, तो भैया ए और बी दोनों हैं, दोनों ही कथन सही हैं। तो राष्ट्रीय शासन को निरस्त करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य दोस्तों है, ठीक है। और पूछा क्या? सत्य है। राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। हाँ दोस्तों, अनिवार्य नहीं है, तो ये भी सही है। और राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये भी सही बात है। ए और बी दोनों है दोस्तों। तो आर्टिकल 365 देखो, इसका डिटेल लिख रखी है। आर्टिकल 365 में कहा गया है, यदि किसी राज्य केंद्र के निर्देशन का पालन, यदि राज्य केंद्र के निर्देशन का पालन नहीं करता है, कोई राज्य केंद्र के निर्देशन का पालन नहीं कर रहा है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन जारी किया जा सकता है। ठीक है भैया, राष्ट्रपति की रिपोर्ट लगे ना लगे, राष्ट्रपति शासन लागू तो लागू, ठीक है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना जारी किया जा सकता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। और पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, 1951 में जारी किया गया था। तो अगर पहली बार राष्ट्रपति शासन की दोस्तों बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में 1951 में दोस्तों लगा था। और यूपी में, अगर यूपी का पेपर देने जा रहे हैं आप यूपीएसआई का, तो पता होनी चाहिए, तो यूपी में अब तक दोस्तों 10 बार राष्ट्रपति शासन जारी हो सकता है, 10 बार हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो प्रिंट जो छापते हैं, तो प्रिंट मीडिया को नियंत्रित दोस्तों कौन सा करता है? तो भारतीय प्रेस परिषद। कौन करता है? भारतीय प्रेस परिषद करता है। और 1978 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की संरचना क्या है? तो विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की संरचना दोस्तों क्या है? तो 31 सदस्य होते हैं विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।